बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने लगे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट भी, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट अबाउट न्यूट्रोफिल्स एक्सट्राविजेशन के न्यूट्रोफिल्स उस जगह पे किस तरह आते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बेसिकली वीडियो है। और फिर उसके बाद फेगोसाइटोसिस। फिर फेगोसाइटोसिस दो तरह की हो सकती है, आइदर इट्स बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या नॉन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और लास्ट पे हम पस फॉर्मेशन या एब्सेस फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब एक्सट्राविजेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, क्या है कि अगर ये ब्लड वेसल है और फिर न्यूट्रोफिल्स जा रहे थे, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि क्या क्या कीमोटैक्सिस फैक्टर हो सकते हैं न्यूट्रोफिल्स के, जिसमें मैंने बताया आपको इंटरल्यूकिन 8 हो सकता है, ट्यूमर। उसके अलावा हमारे पास हमने डिस्कस के ल्यूकोट्राइन्स B4 हो सकते हैं, C5A C3, ये सब के सब C5A खास तौर पे न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो अब न्यूट्रोफिल्स ने उस जगह पे जाना है, लेकिन सबसे पहले होता है हमारे ब्लड वेसल में नॉर्मली जो WBCs होते हैं वो सेंटर के अंदर होते हैं और RBCs पेरिफेरीज के अंदर होते हैं। लेकिन जब ये रिस्पांस आया इन्फ्लेमेशन का, हिस्टामिन रिलीज़ हुआ, ब्रेडिकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आए, तो हमने एक फिनोमेना पढ़ा था कि आर्ट्रियोलर डायलेशन हो गई थी। जब आर्टरीज डायलेट करती हैं तो एक और फिनोमेना होता है कि स्टेसिस ब्लड की होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। विस्कोसिटी ज़्यादा होकर ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो स्टेसिस हो जाती है। जब स्टेसिस होती है तो जो RBCs होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और WBCs पेरिफ्री पे चले जाते हैं। अब अगर ये ब्लड वेसल है तो WBCs उसके साथ साथ अब हो जाएंगे। जब WBCs एंडोथेलियम के साथ साथ होना शुरू हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं दिस इज़ मार्जिनेशन। ये फर्स्ट स्टेप होता है। कभी कभी सिर्फ इस पे क्वेश्चन आता है। मार्जिनेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े थे काफ़ी सारे के इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस रिलीज़ करते हैं जो रेजिडेंट पड़े हुए थे उधर जगह पे। अब वो क्या करते हैं, ये जाके एक्ट करते हैं इसके ऊपर, हमारे पास जो ल्यूकोस WBCs हैं, और उस पर एक शुगर आती है। वैसे तो इसको आप शुगर कह सकते हैं, लेकिन सयालील ल्यूइस शुगर उसे कहा जाता है, आप शुगर समझ लें कि WBCs के ऊपर एक शुगरी मॉलिक्यूल आता है। और वो क्या करता है कि उसको हेल्प करता है एंडोथेलियम के साथ अटैचमेंट के लिए। तो उधर से एंडोथेलियम के ऊपर, एंडोथेलियम के अंदर वाइबल पैलेटल बॉडीज़ पड़ी होती हैं, वहाँ से P सिलेक्टिन रिलीज़ होता है या E सिलेक्टिन रिलीज़ होते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड को बनाने से पहले मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि WBCs के ऊपर शुगरी मॉलिक्यूल्स एक्सपोज होंगे बिकॉज ऑफ साइटोकाइंस, और जो एंडोथेलियम है उसके ऊपर भी कोई सिलेक्टिन P और E सिलेक्टिन एक्सपोज होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, मिसाल ये RBCs आ रहे थे, सबसे पहले तो RBCs किधर होते थे, सेंटर में शुरू में, लेकिन जब स्टेसिस हुई तो पीछे चले गए। अब RBCs ये आ रहा है RBCs, जब RBCs के ऊपर शुगरी मॉलिक्यूल आए तो ये रोल होना शुरू हो गया। ये शुगरी मॉलिक्यूल्स, ये एंडोथेलियम है ऊपर वाली, तो एंडोथेलियम के ऊपर P सिलेक्टिन E सिलेक्टिन आए तो रोलिंग हो गई। रोलिंग के बाद देखिए, ये तो इसको याद रखिएगा, ये शुगरी मॉलिक्यूल अगर डेफिशिएंट होना तो इसको ल्यूकोसाइड एडहेशन डिफेक्ट 2 टाइप कहते हैं। अब ये 1 टाइप मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। अब एडहेशन रोलिंग हो गई, अब टाइटली पैक होना चाहिए। तो टाइटली जब पैक होना चाहिए उसके लिए क्या होगा कि WBCs के ऊपर हमारे पास जो CD18, इसको इंटेग्रिन्स भी कहते हैं, वो एक्सपोज होते हैं। और WBC, ये जो एंडोथेलियम है, उसके ऊपर हमारे पास उसके हम वेस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल कहते हैं, VCAM कह सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर एंडोथेलियम के ऊपर एक्सपोज होते हैं, VCAM या ICAM कहते हैं, वो एक्सपोज होते हैं। और इधर से CD18 इंटेग्रिन्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, टाइटली एडहेशन में हेल्प करते हैं। मार्जिनेशन हुई, रोलिंग हुई, इधर क्या थी, शुगर थी, इधर क्या था, प्योर सिलेक्टिन। फिर क्या हुआ, फिर इधर क्या आया, CD18 आया, जिसको ल्यूकोसाइड फैक्टर AP कहते हैं। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, आप बताएं, इंटेग्रिन्स आए, इधर क्या आया, ICAM VCAM आए, टाइटली हो गया। अगले स्टेप में अब होती है ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, उसके लिए कोई पूछता नहीं है, बस आपने याद रखना है, इसको डायपेप्टिसिस भी कहते हैं, कि बेसिकली WBCs पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से निकल के बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं उसके लिए भी खास किस्म के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला। और ये जो पीछे मैंने बताया था ना, CD18, जब इसकी डेफिशिएंसी, उसे पता क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइड एडहेशन डिफेक्ट टाइप 1। वो मैं आपको न्यूट्रोफिल्स के डिफेक्ट्स में ज़्यादा से बताऊँगा इम्यूनो डेफिशिएंसी में। अब क्या होगा कि जब बाहर आए तो बाहर क्या था, C5A, और क्या थे, इंटरल्यूकिन 8, वो कीमोटैक्सिस में हेल्प करेंगे। और WBCs जो हैं वो टूवर्ड्स द साइड ऑफ इन्फेक्शन चले जाएंगे। बाज़ औक़ात ये जो मूवमेंट होती है ना, ये भी बड़ी ख़ास है, और इसमें बेसिकली उनका साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होता है। और ये साइटोस्केलेटन सिर्फ मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि आप जब उधर पहुँच गए हैं तो अगला स्टेप है फेगोसाइटोसिस। तो मैंने आपको बताया था कि C3b जो था वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। चलिए अब आ गया, जब वो फेगोसाइटोसिस की तो फेगोसोम
उसे कहते हैं, और वो लाइसोसोम के साथ मिलते हैं तो फेगोलाइसोसोम कहते हैं। समटाइम्स ये फ्यूजन का प्रोसेस भी इमेच्योर इतना इफेक्टिव नहीं होता, उसको हम एक ख़ास किस्म का डिजीज़ का नाम देंगे, ठीक है, चाइल्ड हैगाशी सिंड्रोम उसे कहते हैं, तो वो हो सकता है। अब जब ये फ्यूज़ हो गए, मिसाल के तौर पर WBCs के अंदर, मेरे मुंह से बार बार RBCs निकले, WBCs के अंदर पैथोजन आया, लाइसोसोम फ्यूज़ किया, फेगोलाइसोसोम बना। तो ये देखिए दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, एक होती है नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव सिंपल सा है, उसमें देखें डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं किल करने के। उसमें होता है इलेक्ट्रोफेरेंस, एक मैंने होता है, वो क्या करता है RBCs की WBCs के अंदर बेसिकली वो क्या करता है कि आयरन को बाइंड कर लेता है। जब आयरन अवेलेबल नहीं होगा पैथोजन के, वो मर जाएगा। बाज़ औक़ात कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं, ये वो भी क्या करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन जो RBC उनके अंदर होगी पैथोजन की, उसको किल कर देगा। या सम टाइम क्या होता है, जिस तरह ईओसिनोफिल्स हैं, वो ईओसिनोफिल बेसिक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, वो हेलमेंट्स वगैरह को किल कर देती हैं। सो मतलब डिफरेंट किस तरह के आप समझने कि एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और वो फिर किलिंग में हेल्प कर रहे हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसको ऑक्सीडेटिव बर्स्ट कहते हैं। होता ये है कि जो मिसाल के तौर पे NADPH ऑक्सीडेस ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज़ करता है और प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मतलब O2-, उसके ऊपर -2 आ जाएगा। जब O के ऊपर माइनस आएगा सुपर ऑक्साइड से कहते हैं, वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम आता है, वो उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपने बनाना है ब्लीच, जिसको HOCl कहते हैं, वो माइलोपेरोक्सीडेज। मतलब 3 एंजाइम अपने जहन में रखें। सबसे पहला क्या है, NADPH ऑक्सीडेज, फिर क्या है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, फिर क्या है माइलोपेरोक्सीडेज, एंड वे ब्लीच बनेगी और वो किल कर देगी पैथोजन को। इसको ऑक्सीडेटिव बर्स्ट कहते हैं। इसकी खास किस्म की डिजीज़ हैं जो मैं आगे बताऊंगा। और हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैटालेस एंजाइम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड टॉक्सिक है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैटालेस एंजाइम के थ्रू भी। तो जिस बैक्टीरिया के पास कैटालेस होगा वो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फेगोसाइटोसिस हो गई। उसके बाद क्या होता है कि अब एंटीजेंस पड़े हुए हैं उस जगह पे, सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन पे, किल हुए ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं, तो वो डेंड्रिटिक सेल उसको पिक करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया था, और वो डेंड्रिटिक सेल उसको लिम्फ नोड, मिसाल अगर इधर मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ से सबसे पहले वही सारे स्टेप्स हुए, मैक्रोफेज मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन हुए, फिर उसके बाद जो हमारे पास था, मैं अब यहाँ पे बताता हूँ कि मास्ट सेल डिग्रेनुलेट हुए, आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले वही स्टेप्स होंगे कि मास्ट सेल्स डिग्रेनुलेट करेंगे विदिन 24 आवर्स के अंदर, मैं बता रहा हूँ, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट भी हो जाएगा, फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सारा, रेडनेस होगी, वार्मथ होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद हमारे जब न्यूट्रोफिल्स आए तो फिर न्यूट्रोफिल्स ने आगे ये काम जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताएं, अभी इस वीडियो में बताएं बेसिकली सारे स्टेप्स कि पहले तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे किस तरह, रोलिंग, पहले मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेशन, फिर उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन और फिर कीमोटैक्सिस। फिर उसके बाद आफ्टर उसके कुछ टाइम के बाद फिर फेगोसाइटोसिस किस तरह न्यूट्रोफिल्स ने की। अब जब न्यूट्रोफिल्स ने फेगोसाइटोसिस कर दी, फिर आपको पता है टू मैक्रोफेजेस भी आते हैं और फिर डेंड्रिटिक सेल्स लेके जाते हैं एंटीजेंस को। तो ये मैक्रोफेज जब न्यूट्रोफिल्स काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं कि वहाँ पे एंटीजेंस कुछ ना कुछ तो पड़े होंगे ना, ज़ाहिर ऑर्गेनिज्म मर रहा है, तो फिर डेंड्रिटिक सेल उन एंटीजेंस को लेते हैं और फिर लिम्फ नोड्स के पास, बस यहाँ से लिम्फ नोड्स के पास आ जाएगा। जो भी लिम्फ नोड्स आपको पता पड़े होते हैं पूरी बॉडी में, इधर ये जो प्रीट्रोक्लियर हम कहते हैं, एपिट्रोक्लियर, तो उस लिम्फ नोड्स के बाद यहाँ से फिर एक्सिलरी और इस तरह लिम्फ नोड्स के पास चला जाएगा वो जो एंटीजन का एक्सपोजर है, और फिर बॉडी का रिस्पांस जनरेट होगा, आइदर B सेल या T सेल्स एक्टिवेट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन। तो ये सारा हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक हायरार्की थी। काइनिन सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में बताया था। काइनिन सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं ब्रेडिकाइनिन के अंदर, तो फैक्टर 12 का बड़ा रोल है। फैक्टर 12 आपको पता है कोलेजन, बेसिकली जब भी एंडोथेलियम डैमेज होती है तो नीचे कोलेजन फैक्टर एक्सपोज होते हैं, तो फैक्टर 12 वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पाथवे होता है, फिर उसके बाद ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस होता है, ब्रेडिकाइनिन के आगे अपने इफेक्ट से वही वार्मथ वगैरह प्रोड्यूस करना, रेडनेस करना, स्वेलिंग करना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब हम अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्ट, फिर इम्यूनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, फिर इम्यूनो डेफिशिएंसीज को इंशाल्लाह।